जय हिंद, जय भारत साथियों। माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम खरे आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग जुड़ जाइए। शिव क्रांति प्रजापति, राज भाई साहब, नीलेश लोधी जी, हेलो सर, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक चीज जिसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान, यानी जीके जीएस। अगर जीएस जीके की बात करें तो ये आपके तमाम सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आप सभी को पता है, एमपी टेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। अगर सीटेट की बात करें, सीटेट होने वाला है। इसके अलावा एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, आने वाली है। देन उसके बाद हम बात करें अगर, तो एमपीएसआई, व्यापम जैसे सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये सेशन है, ये महत्वपूर्ण होता है। कारण उसका ये है कि जीके जीएस जो होता है ये एवरग्रीन है। प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ तो बौछार कर देता है, नहीं कुछ ना कुछ बातें तो आ ही जाती हैं। तो गुड इवनिंग गीतांजलि जी, शिवक्रांति जी, एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को सेशन को शेयर भी कर दें। हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा। कारण ये है कि लगभग 50,000 से अधिक एसएससी की वैकेंसी आने को है। हो सकता है आज रात तक या कल तक भी आपका एसएससी का कैलेंडर जारी हो जाए, एसएससी का शेड्यूल जारी हो जाए, फॉर्म भरने का आवेदन भी मिल जाए। तो मैं चाहता हूं कि यदि वाकई आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी की भी तैयारी करें। और यदि एसएससी की तैयारी आप चाहते हैं और विस्तृत पूरा एसएससी पढ़ना चाहते हैं तो माइंड फॉर एकेडमी के हमारे एप्लीकेशन पर 499 का ये पूरा बैच कंप्लीट है ना। ये लाइव है, सबसे अच्छी बात है ये लाइव है। डेली इसकी मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की और जो सब्जेक्ट हैं हिंदी की, उनकी क्लास लगेगी। तो आप चाहें तो एसएससी जीडी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीएसआई की तैयारी करने वाले आप भी दूर नहीं रहेंगे। अगर आप एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एमपीएसआई का बैच 999 का है। हम बात करें महिला सुपरवाइजर का बैच उपलब्ध है। हमारा व्यापम फाउंडेशन बैच भी, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी पीडीएफ आपको माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। जितने भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। ओम प्रकाश कबीर साहब, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अब यहां देखें, अगर संविधान की हम बात करें संविधान सभा द्वारा, सबसे पहले बात आएगी कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे। यह प्रश्न एग्जाम में आता है। तो यहां देखिएगा, अगर यह प्रश्न एग्जाम में आए कि संविधान सभा, यहां देखिएगा संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो ये थे आपके 389। क्या थे? 389। इनमें से कुल महिलाओं की संख्या भी एग्जाम में पूछी गई है कि इन 389 में से कुल महिलाएं कितनी थी। तो इनमें 15 महिलाएं थी। इन 15 महिला में से एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम भी एसएससी में पूछा गया था कि एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा का नाम बताइए, एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थी? इसका आंसर है बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम संविधान की सभा की महिला रही। देन उसके बाद बात करें, संविधान सभा ने संविधान कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और जब संविधान लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। क्लियर है? इस प्रकार से आंसर हो गया आपका सी। बहुत बढ़िया राज, ओम प्रकाश, शिव जी। डेली आइए, डेली लेक्चर लग रहा है हमारा, है ना। सुबह भी 11 बजे एमपी जीके का लेक्चर रहता है, उसे भी आप देख सकते हैं। अगला यहां देखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं?
यहां देखिएगा वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? अभी बताया सी आंसर। अगला देखें, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान पूछा गया है, वर्तमान। साथियों बेसिकली इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर संविधान में ऐसा प्रश्न आ जाए कि संविधान में कुल कितनी धाराएं यानी अनुच्छेद हैं, तो पहले कितनी थी, यानी जब संविधान बना तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल कितने अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुआ? यानी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तब 395 थे, तब 395 थे। अगर आज की मैं बात करूं बच्चा कि आज वर्तमान संविधान की संख्या कितनी है, संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो भाई आज भी 395 आर्टिकल ही हैं, आज भी 395 आर्टिकल ही हैं। लेकर मैं आपको बता दूं, कुछ आर्टिकल के उपखंड भी बांट दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 15, 15A, 15B, 15C, 15D। देखने के लिए ये 4 आर्टिकल हो जाएंगे, लेकिन है तो ये, अगर उपखंड के आधार पर बांटे जाएं तो वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 465 हो जाएगी, लेकिन मूल अनुच्छेद तो आज भी 395 ही है। अगला, ठीक है, यहां देखिएगा अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत इंडिया अर्थात भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। साथियों यहां एक स्पेशल मैं बात बता दूं, हमारा एक भाग है, यहां देखिएगा भारतीय संविधान का एक भाग 1, इसका नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन इट्स टेरिटरी, राज्य क्षेत्र। इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान किया गया है, 1 से लेकर 4 तक प्रावधान किया गया है। अगर मैं अनुच्छेद 1 की बात करूं, अनुच्छेद 1 की बात करूं तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। क्या है इंडिया अर्थात भारत? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। संघ फेडरेशन नहीं है बच्चा, ये यूनियन है, ये यूनियन है, यानी भारत राज्य से कोई भी क्षेत्र अलग नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 1 कहता है। तो आंसर तो 1 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। तो यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना है, यदि किसी दूसरे देश की भूमि को यदि भारत में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 काम आएगा। अगर भारत के अंदर, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में कोई परिवर्तन करना है, जैसे अगर कोई राज्य की सीमा, राज्य का नाम, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य को तोड़कर छोटे छोटे राज्य बनाना है, तो अनुच्छेद 3 काम करेगा। और इस सब यानी कुछ भी परिवर्तन करने की जो शक्ति है वह पार्लियामेंट के पास है, वह संसद के पास है। अगला यहां देखिएगा, बच्चा यहां देखिएगा, सबसे पहली बात, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अब मैंने आपको बताया भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट। परिसंघ को क्या कहते हैं? परिसंघ को कहते हैं कॉन्फेडरल। क्या कहते हैं? कॉन्फेडरल। और राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो साथियों हमारा जो भारत है वह एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी संघ है, राज्यों का संघ है। अब आप कहोगे कॉन्फेडरल क्या होता है या फेडरल क्या होता है, ये बता दीजिए। तो सर फेडरल और कॉन्फेडरल क्या होते हैं? ये कमजोर होते हैं यूनियन के कंपेयर में। कैसे? छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्ति केंद्र को दे देते हैं और ये बन जाता है आपका फेडरल या कॉन्फेडरल। लेकिन
कोई भी राज्य इस संघ से आसानी से अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यूनियन के कंपेयर में देखा जाए तो फेडरल कमजोर है, क्योंकि फेडरल में राज्यों को अपने संघ से अलग होने की परमिशन है। यानी ऐसे में तो कभी भी कोई भी संघ टूट सकता है, इसीलिए हमने अपने देश को फेडरल नहीं बनाया, कॉन्फेडरल नहीं बनाया, हमने अपने देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया, ताकि कभी भी हमारा राज्य, हमारा देश कभी टूट ना पाए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब यहां देखो, जो बातें मैं बताने वाला हूं ना आप सबको, ये बातें इस बोर्ड पर अच्छे से याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं नागरिकता से। नागरिकता कहने के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन बनते होंगे गलती से भी। तो यहां देखो आप सभी लोग, सबसे पहले बात आएगी क्या, किस भाग में है नागरिकता। पहली बात, भाग 2 का नाम है, और भाग 2 का नाम है नागरिकता। भाग 2 का नाम है नागरिकता। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक हमारे इसकी बात करी गई नागरिकता। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर इन नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया, क्योंकि संविधान तो 1950 में लागू किया, लेकिन नागरिकता के प्रावधान को 1949 में ही लागू कर दिया गया था। ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बनेगा, और लोग गलत करके आते हैं। क्यों? सबको ये लगता है कि संविधान तो पूरा 1950 में लागू कर दिया गया, यानी नागरिकता भी लागू कर दी गई होगी, लेकिन नहीं, हमारा जो नागरिकता है यह 1949 में लागू किया गया था। अब बात आएगी कि सर भारत में कौन सी नागरिकता है, यानी भारत में नागरिकता का प्रकार कौन सा है, नागरिकता का प्रकार कौन सा है, नागरिकता का प्रकार कौन सा है। तो भारत में जो है वह एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। एक पॉइंट, क्या दोहरी नागरिकता भी होती है? यह प्रश्न भी तो आपके दिल और दिमाग में आ रहा होगा, तो बिल्कुल यहां देखिएगा साथियों, ये जो गोला मैं बना रहा हूं यह डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है। इसके बाद आप देखिएगा इसके ऊपर जो बना रहा हूं ये आपका राज्य है, स्टेट है। इसके सबसे ऊपर जो बनाऊंगा मैं, ये आपका संघ है, ये आपका संघ है। अब इससे क्या मतलब है साथियों? आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और दोहरी नागरिकता का मतलब ये नहीं होता है कि 2 देशों की नागरिकता, यहां पर यह है कि किसी एक व्यक्ति को राज्य के साथ साथ संघ की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। किसी एक व्यक्ति को राज्य के साथ साथ संघ की नागरिकता लेनी पड़ती है, संघ के साथ साथ राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है, इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं और भारत का नागरिक हूं, तो मैं राज्य का भी नागरिक हो गया और देश का भी नागरिक होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं चलता। भारत में कहते हैं मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं और भारत का नागरिक हूं, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहां जो आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 से लेकर 11 तक। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किए गए। चलो मूल अधिकार का बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं, क्योंकि यह भी तो इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये देखिएगा, अगर मैं मूल अधिकार की बात करूं तो सबसे पहले भाग 3 पर धावा बोलते हैं, क्योंकि भाग 3 का ही नाम है फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भी इन्हें ही कहते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं, ये जो मूल अधिकार होते हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक विस्तृत हैं, यानी प्रावधानित है। देन इसके बाद अगली बात करता हूं, मूल अधिकार क्या अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, उन्हें हम
प्राकृतिक अधिकार कहते हैं या उन्हें हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, उन्हें हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया मौलिक अधिकार कैसे अधिकार हैं। एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मूल अधिकार को हम नेचुरल राइट्स या नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार जो हैं सर्वप्रथम कहां लागू किए गए थे। सारी चीजें बताऊंगा, आप ठहर जाइए। सर्वप्रथम इन्हें लागू किया गया था, ब्रिटेन के नागरिकों को दिया गया था और ये 1215 में दिए गए थे, 1215 ईस्वी में दिए गए थे। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में ये कहां से लिए गए, तो ये बिल ऑफ राइट्स यानी ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी थी, तो पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये तो इसका बेसिक नॉलेज हो गया। प्रश्न पूछा गया क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। हाँ, उल्लंघन तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में आप शिकायत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कोर्ट इस पर वाद कर सकता है, बात कर सकता है, यानी ये वाद योग्य है और कोर्ट इन्हें लागू करवाएगा, यानी यह प्रवर्तनीय है। तो प्रश्न पूछा गया मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वाद योग्य भी हैं और प्रवर्तनीय भी हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अगर प्रतिबंध लगाना है, यदि मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए रोकना है, तो प्रतिबंध करने का जो काम है यह राष्ट्रपति के हाथ में है और आपातकाल की स्थिति में इन्हें मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अगला देखते हैं प्रश्न साथियों। बिल्कुल स्विट्जरलैंड में बेटा तहरीरी नागरिकता का प्रावधान है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं, आप सभी को पता है मूल अधिकारों की संख्या क्या है। तो आप जानते हैं मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है। 6। तो जो पहला मौलिक अधिकार है, इसे हम कहते हैं समता या समानता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार। साथियों अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक प्रावधानित है। आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है, कल भी मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 में क्या प्रावधान है। ये एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखिए। आर्टिकल 14 में 2 बातें करी गई हैं कि कानून सभी के लिए समान होगा, यानी विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून सभी के लिए समान होगा, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। एक बात और छुपी हुई है, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण यानी यह अमेरिका से लिया गया है, यानी कानून सभी के लिए समान होगा, लेकिन उसकी स्थिति को देखा जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 ही तो कहता है कि सभी को सरकारी नौकरियों में, यानी शासकीय नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन किसी वर्ग की समाज में स्थिति कमजोर है तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकता है और यह किसी प्रकार का कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। तो यह आर्टिकल 16 जो कि आपका आंसर होगा। वहीं मैं आर्टिकल 17 की बात करूंगा तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। किसी प्रकार की यह छुआछूत नहीं चलेगी, यह बात करी गई है। आर्टिकल 23 जो है शोषण की बात करता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, भारत का संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अभी बताया था आर्टिकल 17।
अगला प्रश्न पढ़िए और आंसर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता की बात करता। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा और बहुत बढ़िया प्रश्न है भी। यहां देखिएगा साथियों, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो पहले तो एक आर्टिकल आप याद कर लो, क्योंकि यहां से एक आर्टिकल कॉमन है, एग्जाम में परेशान करता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद की बात करी गई है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, खत्म। अगली बात मैं बात करूं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में भी राष्ट्रपति होता है, आप जानते हैं अमेरिका में भी राष्ट्रपति होता है, ये आपको पता होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है और अमेरिका में कोई एक व्यक्ति, अमेरिका में केवल एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये वहां की फाउंडेशन है। यानी चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे कितने भी दूध के धुले क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप एक ही बार अमेरिका के 102 बार ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो 4-4 साल के लिए, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वहीं हम अपने देश की बात करें, हम अपने भारत की बात करें तो भारत में भी राष्ट्रपति का पद है, भले नाम मात्र का है लेकिन है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये पूरा 5 वर्ष के लिए होता है। और आर्टिकल 57 के तहत, आर्टिकल 57 के तहत एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी आपकी उम्र 35 वर्ष की हो जाए, यानी आप भारत के नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष की हो, तो आप जितने बार चाहो उतने बार राष्ट्रपति बनो, जब तक गड़ ना जाओ तब तक बनो राष्ट्रपति, ऐसा। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? यहां देखिएगा साथियों, देखिए सबसे पहले एक आर्टिकल है, एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हल्का फुल्का नहीं है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूं तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 19 से लेकर 22 तक। अगर मैं अनुच्छेद 19 ही कहूं, अगर मैं अनुच्छेद 19 ही कहूं तो अनुच्छेद 19 में हम भारत के प्यारे नन्हे मुन्ने नागरिकों की 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। नागरिकों की 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। इसी 19A में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। यानी आप भारत में बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। बिल्कुल गीतांजलि, पूजा जी, शिवक्रांति पाठक जी और जितने भी मेरे प्यारे साथियों छुपे छुपे देख रहे हैं, सही आंसर है पूजा जी। यहां देखिएगा, अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। आर्टिकल 21 में यह प्रश्न पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, अर्थात जीवन जीने की बात करी गई है। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार की बात करी गई है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या कही और उन्होंने कहा कि जीवन जीने का अंतर क्या है। जीवन जीने का मतलब यह है गरिमापूर्ण जीवन जीना। किसी व्यक्ति को तुमने नंगा किया, गंजा किया, काला कर दिया, उसका मुंह गधे पे बिठाला, चौराहे पर घुमा दिया, वो तुमने कहा उसे मारा थोड़ी ना है तुमने। अरे तुमने मारा नहीं है, लेकिन मारने से ज्यादा कर दिया। तो यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत क्या आएगा? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण भी आता है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण भी आता है। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार भी हमारा गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार,
निजता का अधिकार भी निजता का राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत आता है। मनपसंद शादी करने का अधिकार, मनपसंद शादी करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आएगा। आजकल भारत के नौयुवा इस अधिकार का बहुत उपयोग करते हैं, बाद में रोते हैं। मैं आपको बता दूं, आज का दैनिक अखबार बहुत कुछ कह गया, आपने शायद देखा हो ना देखा हो। दो खबर आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपको याद हो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में एक आ सकती है, दूसरी नहीं आएगी। लेकिन मैं अपने सभी युवाओं साथियों को कुछ बता दूं। पहला जो बात है वो है अपना सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट महिला जज रही फातिमा बीबी का निधन हो गया है 23 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि देश की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज का नाम बताओ। तो वो है अपनी कौन? फातिमा बीबी, जिनका निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो रही ही हैं, उसके अलावा ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही, साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर भी रही। ये तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक बात और जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो ये है, समझिएगा, आज एक रिपोर्ट आई है और बताया गया है कि लगभग हमारे देशों में मनपसंद शादी करने का जो अधिकार है यह बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। मनपसंद शादी करने का अधिकार जो है वह उसमें लिमिटेशन है। कैसे? आर्टिकल 21 आपको मनपसंद शादी करने की बात तो कहता है। अगर आप लड़के हो तो 21 उम्र होनी चाहिए, यदि आप लड़की हो तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यह विवाह के लिए फिक्स है। लेकिन अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम है तो वह नाबालिग कैटेगरी में आती है। अगर मान लो लड़की 17 वर्ष की है और उसने किसी वयस्क लड़के से शादी कर ली जिसकी उम्र 21 वर्ष भी है, 22 वर्ष की है, तो ये लड़का गलत होगा। भले तुमने भागकर शादी करी। आज एक कहानी आई कि एक नाबालिग लड़की ने एक वयस्क लड़के के साथ प्यार किया और प्यार के चक्कर में भाग गए, शादी कर ली। बाद में कुछ महीने बाद पकड़ गए और उनके घर वालों ने शिकायत कर दी कि हमारी नाबालिग लड़की के साथ या शादी कर ली। तो विश्वास नहीं मानोगे, इस लड़के के ऊपर रेप का केस लग गया कि तुमने इस लड़की के साथ रेप किया। हालांकि ये रेप नहीं है, लेकिन नाबालिग लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कठोर कानून है। एक पोस्को एक्ट भी होता है जो बच्चियों के दुष्कर्म के बाद लागू होता है। आप किसी लड़की को छेड़ दो, बैड टच कर दो तो भी पोस्को एक्ट लागू हो जाता है आपके ऊपर। तो साथियों, विश्वास मानिएगा, ये वयस्क लड़का, इसने नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली और 2 महीने बाद ही इसको जेल हो गई और जेल में था बेटा। आज लड़की भले वयस्क हो गई, आज वो 19 साल की है, फिर भी इस लड़के के ऊपर रेप का केस चल रहा है, पोस्को एक्ट चल रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत सारी चीजें अगर नहीं पता होती हैं तो पता करें। जब तक कोई लड़की बालिग नहीं है तो उसके डिसीजन नहीं माने जाएंगे कानूनी रूप से। समझ में आ रही है बात को? यह बहुत जरूरी है जानना। प्यार अंधा होता है महेंद्र जी, मैं समझता हूं, ससुरा अंधा तो है, लेकिन ये अंधा लूला बहरा सब हो गया, जेल में 2 साल से है। ये इसकी लुगाई जो है ये भी इसको मनाने के लिए, इसको छुड़ाने की बात कर रही है। छूट नहीं रहे हैं ये लोग। घर बिक गए, मकान बिक गए, जेवरात बिक गया, लेकिन इसके ऊपर रेप का केस नहीं हट रहा है, पोस्को एक्ट नहीं हट रहा है। लड़की खुद कह रही है कि हम अपनी इच्छा से भागे हैं। तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? कानून लिखता,
कानून ने कहा कि 17 साल की उम्र में तुम नाबालिग को शादी नहीं कर सकते। अगर कोई लड़का शादी करता है, भली लड़की की इच्छा से करता है, तो ससुरा वह रेप ही माना जाएगा। हालांकि ये कानून में सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन ये तो हम छोटे लोग हैं, जब वो लोग सोचे तब होगा। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखें, प्यार अंधा होता है वो ठीक है, फिर बाद में सॉरी हो जाएगा। मेरे से नहीं कहना कि राम सर आपने बताया नहीं, है ना। ध्यान रखना भैया, ये निब्बन निब्बियों, है ना। चलो अगला देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करी गई है? प्रेस का मतलब वो प्रेस इस्त्री करना नहीं है बबुआ। प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेस का मतलब होता है राइट टू बोल, मतलब स्पीच, बोलना, मीडिया। प्रेस का मतलब यहां मीडिया है। वाक स्वतंत्रता, स्पीच करना, एक्सप्रेस करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। मीडिया की आजादी है, यानी प्रेस लिख सकता है, छाप सकता है। लेकिन आज मीडिया का हाल फटे कपड़ों की तरह है, कोई इज्जत ही नहीं है मीडिया की। और जब से ये एआई आया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जब से ये डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, पता ही नहीं चलता। भारत में अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज का प्रचार ऐसा भी हो रहा है जो वास्तविकता में है ही नहीं। एआई जो टेक्नोलॉजी है कि वो रोबोट के माध्यम से किसी व्यक्ति की आवाज निकाल लेते हैं, किसी का चेहरा चेंज हो जाता है, कितना गलत उपयोग हो रहा है उन सब चीजों के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सब चीजों पर मैं रोक लगाऊंगा, तो अब इस पर कठोर कानून आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी वॉलपेपर को, यदि आप किसी न्यूज को अपने इंस्टाग्राम पर लगाते हैं या मान लो स्टेटस पे लगाते हैं व्हाट्सएप पर, तो विशेष ध्यान रखिएगा कहीं आप भी तो गलत चीज का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं रोज आइए, बहुत सारी बातें, व्यवहारिक बातें भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहां देखिएगा, तो प्रेस की जो आजादी है वो आर्टिकल 19 के तहत है बेटा। डी आंसर हो जाएगा। अगला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक प्रावधान। अब आप कहोगे सर आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से मानवीय श्रम, दुर्व्यापार, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते। मानव के अंगों की तस्करी शोषण के विरुद्ध मानी जाएगी। तो ये आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 कहता है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों के साथ आप जोखिम भरे कारखानों में काम नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल आपका 24 हो जाएगा। तो आंसर एज हो जाएगा डी फॉर 24। अगला यहां देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा कि अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अगर मैं अल्पसंख्यक की बात करूं, यानी जो लोग अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं, यहां समझना। कैसे अल्पसंख्यक? जाति के हिसाब से भी कह सकते हो, धर्म के आधार पर भी कह सकते हो, लिंग के आधार पर भी। अल्पसंख्यक का मतलब ही है कम। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हिंदू की संख्या ज्यादा है, तो हिंदू यहां पर बहुसंख्यक हो गया। लेकिन यहां मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई के लोग कम हैं, तो मुस्लिम यानी जो मुसलमान लोग होते हैं ये अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं और हिंदू कम है वहां पर। तो पाकिस्तान में हिंदू कैसे हो जाएंगे अल्पसंख्यक? तो साथियों ये अल्पसंख्यक की बात चल रही है कि अल्पसंख्यक के हितों की। तो अल्पसंख्यक का जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 29 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 ध्यान रखिएगा, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है।
इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की न्यायिक आज्ञा यानी रिट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों का रक्षण करने वाला व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न ये रहा, डेली आइए डेली पढ़ा रहा हूं, डेली आइए डेली पढ़ा रहा हूं। सुबह मेरा लेक्चर 11 बजे एमपी जीके का रहता है, शाम को जीके जीएस का रहता है। बिल्कुल मिलिएगा साथियों डेली। यहां देखिएगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अभी बताया, टाइम वेस्ट मत करो। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अच्छा, हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत वह 6 प्रकार की रिट भी जारी करता है। अगला पढ़िए इनको आराम से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अगर मैं इनकी बात करूं डीपीएसपी, तो इनके बारे में थोड़ा से अच्छे से देखें। हमारा एक भाग है भारतीय संविधान का, भाग 4, और भाग 4 को हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अगर इसमें आर्टिकल की बात करूं तो इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, 36 से 51 तक है। हम बात करते हैं सर मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, न्यायालय उन्हें लागू करवाएगा, यानी ये प्रवर्तनीय है। दूसरी बात, क्या डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ऐसे सिद्धांत हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी ऐसे सिद्धांत हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या है भाई? किसी राज्य को मंगलकारी बनाने के लिए यानी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये तत्व लिए गए हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो कहा गया है जब कोई राज्य कोई कानून बनाए, कोई नीति बनाए, तो इन डीपीएसपी का ध्यान रखे। हालांकि डीपीएसपी को लागू करवाना बाध्यता नहीं है, यानी ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सरकार चाहे तो लागू करे, सरकार चाहे तो लागू ना करे। इसीलिए डीपीएसपी अवाद योग्य हैं। आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता। यह अप्रवर्तनीय है। जैसे शराब पर रोक लगाई जाएगी, अब तक रोक लगाई गई, क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और डीपीएसपी को सरकार को मानना हो मानो और ना मानना हो ना मानो। दो ही कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन है। आंसर सी। अगला जल्दी आंसर दीजिए। अब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में बताई गई है? तो ये आर्टिकल 39 में बताई गई है। ये आर्टिकल 39 में बताई गई। हम्म 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 बोलो।
अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताइए साथियों। तृप्ति जी, रश्मि जोशी जी, सभी लोग आ चुके हैं आज। सुल्तान सूटर जी भी उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया, डेली आइए आप लोग, इसी प्रकार मजा आएगा। आप लोगों की उपस्थिति ऊर्जा का काम करती है। डेली आओगे तो लेक्चर भी लेंदी होगा, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा और अच्छा डेटा लाने का प्रयास करूंगा, है ना। और अब मैराथन भी लाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। डेली आइए, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब एकदम संख्या आने लगी है तो बिल्कुल आप बड़ी बड़ी मैराथन भी ला देंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा मेहनत दिखे भी, अच्छा लगता है। आपकी उपस्थिति ऊर्जा का काम करती है, मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। आपका सिलेक्शन हमारे लिए एक उपहार का काम करेगा, बस यहां देखिएगा। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के राष्ट्र ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की बात करें, आंख बंद करो, पहले तो ग्राम पंचायत है, इसका मतलब ये डीपीएसपी में बताया गया था। ग्राम पंचायत का उल्लेख सबसे पहले डीपीएसपी में बताया गया था और ये अनुच्छेद है आपका 40। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया, गठन के बारे में बताया गया था। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया था। ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित है, गांधीवादी मॉडल पर आधारित है, गांधीवादी मॉडल पर आधारित है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम पंचायत के विरोधी कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये। ग्राम पंचायत के घोर विरोधी कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। राज जी कह रहे हैं सर आपको देखकर मोटिवेशन आ ही जाता है। बहुत बढ़िया, मैं भी आपको देखकर राज बहुत मोटिवेट होता हूं। आप सब लोग जब डेली पढ़ने आते हैं, आज संख्या डेली बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि वापस सभी लोग आ जाएं और अच्छे से पढ़ें। आप लोग सब पढ़ने वाले हैं, विकास कोठारी जी, है ना, सभी लोग डेली आइए, डेली पढ़िए, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बार एग्जाम में आ गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। संविधान की अच्छी चीज ये है कि संविधान में नया कुछ नहीं है, जो बन गया वो बन गया, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो डेली आइए, डेली पढ़ाते हैं। सुबह एमपी जीके का लेक्चर रहता है 11 बजे और शाम को 6 बजे जीके जीएस का लेक्चर रहता है। तो यहां देखिएगा, आर्टिकल 40 आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विदेश नीति से संबंधित है। अगर आप सीजीएल की बात करो तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी वगैरह में कि विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51 विदेश नीति से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा ये देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? शानदार प्रश्न है साथियों। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, तृप्ति जी इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप सभी लोग, कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, इस समय मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए? जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं सभी को देख रहा हूं। विकास कोठारे जी, राज, महेंद्र, सुल्तान, कृष्णा चौरसिया, रश्मि घोसी जी, महेंद्र, गीतांजलि, तृप्ति, पूजा वर्मा। डेली आओ सभी लोग, बढ़िया है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। मैं आप क्या कह रहा हूं, जब लोग सो रहे हैं, जब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तब आप चुपचाप अपने कमरे में बैठे हो। मैं जानता हूं अभी लगभग 7 बजने को है और हमारी उम्र के जो लोग हैं वो 2 ही काम करते हैं। जो नासमझ होते हैं वो इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देख रहे होंगे, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चौपाटी में भी गए होंगे, और कई लोग तो इतने मजनू हो गए होंगे जो अपनी लैला को मनाने में ही लगे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप अपने बंद कमरे में आराम से हेडफोन लगाकर पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जितनी शांति से आप पढ़ रहे हैं, एक दिन आपकी कामयाबी का शोर ऐसा होगा कि लोगों की नींद हराम कर देगा। और मैं कहता हूं
आप बस इसी शांति से पढ़ते रहो, गारंटी है सफलता एक दिन शोर मचा ही देगी। तो पढ़ते रहें, डेली मैं आपको पढ़ाने आता हूं। सुबह हमारा लेक्चर रहता है 11 बजे एमपी जीके का, शाम 6 बजे हमारा जीके जीएस का लेक्चर रहता है। स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हिंदी का लेक्चर है, उसे भी आप पढ़ें, हिंदी भी बहुत जरूरी है साथियों। हालांकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, फिर भी हिंदी में कमजोर हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। बोलना अलग बात है, ग्रामर अलग बात है। तो स्टार्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोगों का, लगभग लोगों का आंसर 10 है। एक ने आंसर तो पूरा दे दिया है, कौन है भाई? ओम पाठक जी कहते हैं पहले 10 थे, अच्छी बात है, 86वां संविधान के तहत यह 11वां जोड़ दिया गया। करेक्ट आंसर है आपका। अगर मैं आपसे कहूं मौलिक कर्तव्य, तो आप जानते हैं संविधान हमारा कब लागू हुआ? अगर मैं बात करूं कि हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और आप मानिएगा जब संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जैसी बातें थी ही नहीं, मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बाद में शामिल किया गया। तो इन्हें कब शामिल किया गया? तो देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 10 मौलिक कर्तव्य, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। ठीक है, यानी 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी इस हिसाब से मौलिक कर्तव्यों की संख्या आज 11 हो गई है, लेकिन 1976 में 10 थी और इसका उल्लेख 51A में किया गया है। क्लियर है? इसी के साथ हमारी जो क्लास है उसका आज अंत होता है। आशा करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा, और डेली हमारा लेक्चर है, डेली आप पढ़ने आइएगा। एसएससी का हमारा एक न्यू बैच, लाइव बैच है, सारे लेक्चर लाइव मिलेंगे, डेली मिलेंगे। मैथ्स का, रीजनिंग का, आपका जीके जीएस का, प्लस हिंदी का, मात्र 499 में, और पूरा एसएससी पढ़ाया जाएगा। लगभग 50,000 से अधिक वैकेंसी आज या कल आपको मिल जाएगी। इसके बाद एमपीएसआई का नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसे भी ज्वाइन करें, मात्र 999 का। आप चाहें तो महिला सुपरवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने पढ़ाया इसकी पीडीएफ माइंड4 एकेडमी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की क्लास अंत करता हूं। क्लास कैसे लगी एक कमेंट जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।